हेलो दोस्तों, सक्सेस यात्रा एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आपको पता ही है कि हम यूपीएसआई के जीके के पिछले ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करा रहे हैं और उसी की श्रृंखला लगातार चल रही है। आगे भी हम एसआई के साथ साथ कांस्टेबल के भी जो है क्वेश्चन को लेकर आएंगे। उसी श्रृंखला में आप आगे देखें। निम्नलिखित में से कौन सा एक शाकाहारी समुद्री स्तनपायी है? निम्नलिखित में से कौन सा एक शाकाहारी समुद्री स्तनपायी है? दरियाई घोड़ा, व्हेल, जलसिंह या वॉलरस? तो आपका व्हेल नहीं है क्योंकि ये मांसाहारी होता है। वाटरलैंड भी नहीं है, ये भी नहीं होता है। वॉलरस और दरियाई घोड़ा, वॉलरस भी नहीं होता, ये भी मांसाहारी होते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, दरियाई घोड़ा। ये एक शाकाहारी समुद्री स्तनपायी है। दरियाई घोड़ा एक शाकाहारी समुद्री स्तनपायी है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए, दरियाई घोड़ा। और बाकी तीनों ये मांसाहारी जीव हैं। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देखें। रियल एस्टेट सीवर संपदा विनियमन और विकास अधिनियम, रियल एस्टेट सीवर संपदा विनियमन और विकास अधिनियम रेरा किस वर्ष पारित किया गया? किस वर्ष पारित किया गया? तो आपका ये एक्ट सन 2016 में पारित किया गया था। रेरा वर्ष 2016 में पारित किया गया था। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, 2016। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में मूल रूप से कितने विषय शामिल थे? मूल रूप से कितने विषय शामिल थे? तो संविधान के प्रारंभ के समय उसमें 47 विषय शामिल थे, तो आपका आंसर हो जाएगा 47। लेकिन वर्तमान में विषयों की संख्या 52 हो गई है। वर्तमान में विषयों की संख्या 52 हो गई है, जिसमें से कुछ समवर्ती सूची के विशेष विषय हैं, जैसे शिक्षा हो गया, शिक्षा, स्वास्थ्य, वन और वन जीवों का संरक्षण और तलाक, विवाह, इनसे संबंधित विषय समवर्ती सूची में दिए गए हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। भारत में प्रभावी साक्षरता दर, भारत में प्रभावी साक्षरता दर गणना वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों के लिए होती है। यानी प्रभावी साक्षरता दर कितने वर्ष के होने चाहिए कि वो जो है साक्षरता दर में गिने जाएं? क्या वो 1 वर्ष के होने चाहिए? ये नहीं है आपका आंसर। 5 वर्ष भी नहीं है और 6 वर्ष भी नहीं है, 7 वर्ष ये आपका आंसर है। प्रभावी साक्षरता दर की गणना 7 वर्ष या उससे अधिक के व्यक्तियों के या बच्चों के लिए की जाती है जो पढ़ना लिखना जानते हो। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, 7। निम्नलिखित में से कौन सा खोज इंजन यानी सर्च इंजन का एक उदाहरण है? कौन सा है इसमें? गूगल है या इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ओपेरा मिनी है, मोजिला फायरबॉक्स है? इंटरनेट एक्सप्लोरर ये एक वेब ब्राउजर है, ये एक वेब ब्राउजर है। ओपेरा मिनी भी एक वेब ब्राउजर है और मोजिला फायरबॉक्स ये भी एक वेब ब्राउजर है। तो ये तीनों आपके आंसर नहीं है। जबकि गूगल एक सर्च इंजन है, गूगल एक सर्च इंजन है। इसी प्रकार का एक सर्च इंजन याहू भी है और एक सर्च इंजन ask.com भी है। याहू और ask.com। आपको ये बता दें कि सबसे पहला सर्च इंजन आर्ची था, तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा सर्च इंजन है गूगल। गूगल एक सर्च इंजन है। जनवरी 1970 में शुरू किए गए ऑपरेशन फ्लड से कौन सी क्रांति संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड कौन सी क्रांति संबंधित है? तो 1970 में ऑपरेशन फ्लड शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना था। दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना था। दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना था और इससे संबंधित जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था वर्गीस कुरियन। वर्गीस कुरियन, वर्गीस कुरियन।
जबकि यहाँ पर भूरी क्रांति ये उर्वरक से संबंधित है, स्वर्ण क्रांति ये फलों से संबंधित है, फलों से संबंधित है, जबकि हरित क्रांति ये कृषि से संबंधित है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, श्वेत क्रांति। देखें क्वेश्चन 7, भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक, भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? लॉर्ड कैनिंग को, लॉर्ड मेयो को, डलहौजी को या लॉर्ड रिपन को? लॉर्ड कैनिंग, इन्होंने पोर्टफोलियो की शुरुआत की थी, यानी जो है विभाग की शुरुआत की थी, पोर्टफोलियो की इन्होंने शुरुआत की थी, पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत की थी। जबकि लॉर्ड मेयो के समय में 1871 में जनगणना की शुरुआत हुई थी, जनगणना की शुरुआत हुई। जबकि लॉर्ड डलहौजी, इनके समय में रेलवे, डाक विभाग इत्यादि की शुरुआत हुई। जबकि लॉर्ड रिपन के समय में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत होती। इनको स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में जाना जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, लॉर्ड रिपन। सती प्रथा, सती प्रथा निवारण अधिनियम वर्ष में लागू हुआ था, वर्ष में लागू हुआ था 1980, 2013, 88, 2005। तो ये आपका 1988 में लागू हुआ था। सती प्रथा अधिनियम वर्ष 1988 में लागू हुआ था। आपको बता दें कि विलियम बेंटिक के समय में, विलियम बेंटिक के समय में राजा राम मोहन राय के प्रयत्न द्वारा, राजा राम मोहन राय के प्रयत्न द्वारा 1829 में इस पर रोक लगा दी गई, सती प्रथा पर रोक लगा दी गई। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, 1988। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, यानी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जिसको कहा जाता है, को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष में अपनाया गया। कब इसको अपनाया गया? 1966 में, 48 में, 45 में या 46 में? तो 1948 में इसको अपनाया गया, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जिसमें अनुच्छेदों की संख्या 30 है, 30 अनुच्छेद उसमें है। अनुच्छेद की संख्या 30 है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, 1948। भारतीय संदर्भ में पीआईएल यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जिसको कहते हैं, जनहित याचिका भी इसको कहा जाता है, पीआईएल को, है क्या है? न्यायिक रूप में से व्यक्त तथ्य है, संविधान में प्रदान किया गया है, संविधान में इसका उल्लेख है, नहीं इसका संविधान में उल्लेख नहीं किया गया, विकासशील अवस्था में, नहीं ये भी नहीं है, आम, नहीं ये भी नहीं है। तो न्यायिक रूप में से व्यक्त तथ्य है पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यानी जनहित के किसी भी मामले को कोई भी व्यक्ति जो है सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ले जाकर रख सकता है। तो इसी को कहते हैं पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, न्यायिक रूप में से व्यक्त तथ्य। किसी भी कंप्यूटर तक अनधिकृत पहुंच, किसी भी कंप्यूटर तक अनधिकृत पहुंच का अपराध है। ये कौन सा अपराध है? पैच, ये आपका आंसर नहीं है। हैकिंग, डेटा इंक्रिप्शन, डेटा को जो है कोड में बदलकर जो है दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है ताकि इससे कोई छेड़छाड़ ना करे, तो डेटा इंक्रिप्शन इसको कहते हैं। फायरवॉल, ये एक सुरक्षा कवच होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, हैकिंग। अनधिकृत पहुंच को, डेटा तक अनधिकृत पहुंच को हैकिंग कहा जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, हैकिंग। 10वीं अनुसूची के अनुसार दल बदल से उत्पन्न होने वाली अयोग्यता के बारे में कोई भी प्रश्न निम्नलिखित द्वारा तय किया जाता है। ठीक है, आपको बता दें कि जो है 52वें संविधान संशोधन द्वारा दल बदल अधिनियम को लाया गया।
52वें संविधान संशोधन द्वारा दल बदल अधिनियम को लाया गया था। तो इसके समक्ष अयोग्यता के बारे में कोई प्रश्न निम्नलिखित द्वारा तय किया जाता है। सदन के पीठासीन अधिकारी द्वारा या सदन के नेता द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, नहीं, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नहीं, विपक्ष के नेता द्वारा, यह भी नहीं है, सदन के नेता द्वारा, सदन के नेता नहीं, इसके नहीं, सदन के पीठासीन अधिकारी द्वारा। यानी अगर राज्यसभा का मामला है कोई भी जो है, उसमें जो है किसी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित जो है कोई प्रश्न उठता है तो राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी द्वारा, और लोकसभा में यदि उठता है तो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा इसका निर्णय किया जाता है अयोग्यता के बारे में। तो आपका हो जाएगा सदन के पीठासीन अधिकारी द्वारा। तो आंसर हो जाएगा आपका ए। उत्तर प्रदेश को राज्य का दर्जा कब दिया गया? राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? 1948 में या 1950 में, 1947 में, 1975 में? 1975 आपका नहीं है, 1947 भी नहीं है और 1948 भी नहीं है, 1950 है। 1950 में जो है 24 जनवरी को इसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया और राज्य का दर्जा दिया गया। इससे पहले इसको यूनाइटेड प्रोविंस या संयुक्त प्रांत कहा जाता था। संयुक्त प्रांत इसको कहा जाता था, उत्तर प्रदेश को। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, 1950। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्यायवादी से संबंधित है? भारत के महान्यायवादी से संबंधित है। यहां पर देखें, अनुच्छेद 76 या अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 54 या अनुच्छेद 165। अनुच्छेद 148 ये नियंत्रक महालेखा परिषद से संबंधित है, जिसको कैग भी कहा जाता है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, नियंत्रक महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 148 से 51 तक नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में प्रावधान किया गया है, जबकि अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के बारे में बात की गई है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के बारे में बात की गई है, यानी किन सदनों के लोग इसमें शामिल होंगे राष्ट्रपति के चुनाव में, लोकसभा, राज्यसभा या स्टेट असेंबली क्या होगा। जबकि अनुच्छेद 165 ये राज्य के महाधिवक्ता से संबंधित है। राज्य के महाधिवक्ता से, जो राज्य का जो है सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है उसे एडवोकेट जनरल या जो है महाधिवक्ता भी कहा जाता है। तो ये राज्य महाधिवक्ता से संबंधित है, राज्य महाधिवक्ता वक्ता से संबंधित है, जिसकी जो है जिसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा। जबकि अनुच्छेद 76 ये भारत के महान्यायवादी से संबंधित है। यह भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, सरकार के सभी मामलों को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में रखता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 76, भारत के महान्यायवादी। चरमपंथियों और नरमपंथियों के बीच मतभेदों के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ? 1907, 1927, 1916 या 1922? तो आपका आंसर हो जाएगा 1907, क्योंकि सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो गुटों में बढ़ गई। कांग्रेस दो गुटों में बढ़ गई थी और इसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। सूरत अधिवेशन रास बिहारी घोष ने की इसकी अध्यक्षता। जबकि 1916 में नरमपंथियों और गर्मपंथियों के बीच समझौता हुआ, जिसमें जो है मुस्लिम लीग भी शामिल थी 1916 में। तो यहां पर समझौता हो गया था 1916 में। जबकि 1922 में सी आर दास द्वारा
स्वराज पार्टी की घोषणा की गई थी कांग्रेस के भीतर ही। तो आपका आंसर हो जाएगा ए 1907 सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड का गठन केंद्र सरकार द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धारा किसके तहत किया गया? 5A 2A धारा 10 धारा 13। तो आपका धारा 5A के तहत वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड का गठन किया गया और इसका गठन सन 2003 में किया गया था। सन 2003 में इसका गठन किया गया था। तो आपका आंसर हो जाएगा ए 5A धारा 5A। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, जिनको साहित्य या विज्ञान या सामाजिक मामलों में कार्य किया हो उनको जो नियुक्त किया जाता है। 12 लोगों को मनोनीत किया जाता है और ये व्यवस्था आयरलैंड के संविधान से ली गई है। आयरलैंड के संविधान से ली गई है। आयरलैंड के संविधान से ली गई है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। आहार नली का कौन सा अंग अपचित भोजन से पानी और कुछ लवणों को अवशोषित करता है? ठीक है, आहार नली का कौन सा अंग अपचित भोजन से पानी और कुछ लवणों को अवशोषित करता है? बड़ी आंत, वृक्क, किडनी आपका हो नहीं सकता, यकृत भी नहीं है, अग्नाशय भी नहीं, बड़ी आंत। ये बड़ी आंत का कार्य होता है, जो अपचित भोजन होता है उसमें जो कुछ पानी रह गया होता है तो उसको अवशोषित कर लेती है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए बड़ी आंत। किस प्रख्यात न्यायविद और संविधान विशेषज्ञ ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र कहा? संविधान का पहचान पत्र कहा। तो आपके जो है पालखीवाला ने, N.A. पालखीवाला ने इसको संविधान का पहचान पत्र कहा था, जबकि मुंशी ने इसे लोकतंत्र का भविष्य कहा था। लोकतंत्र का भविष्य कहा, लोकतंत्र का भविष्य कहा। तो आपका आंसर हो जाएगा सी पालखीवाला, N.A. पालखीवाला। ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भारत को अस्थायी समाधान प्रदान करने के लिए भारत और द्वारा शुरू की गई है। ये आपके लिए होमवर्क है। आप कमेंट सेक्शन में हमको बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। डेनमार्क होगा, रूस होगा, यूएसए होगा या यूके होगा। ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भारत और किसके जो है मध्य ये शुरू की गई थी। तो प्रतियोगी छात्रों, हमसे आप जुड़े और हमको जो है सब्सक्राइब भी करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करें, जो भी कमियां हो जो है उसको अवगत कराएं हमको, और हमसे जुड़ें, शेयर भी करें। थैंक यू, धन्यवाद।